Hello and warm wishes to all. Myself Navneet Kumar Pandey from Electronics and Communication Engineering Department in Babu Banarsi Das National Institute of Technology and Management, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow. I am here to teach you the subject microcontroller for embedded system. So, continued with the lecture 2, that is second module of MSP 430. Today we will study the addressing mode of MSP 430, UCS, that is Unified Clock System, and the peripherals. These are the timer A and B, watchdog timer, and DMA, that is direct memory access. So, before studying the addressing mode, let us complete the assembly instructions. So, there are in MSP 430 there are only 51 assembly instructions are there. जनरली अगर हम बात करें किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं जिसको हमें याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट यहाँ पे क्या है कि इट हैव अ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी इंस्ट्रक्शन सेट which is classified into the three categories: format 1, format 2 and format 3. format 1 में क्या होता है कि कोई भी जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होगा इसमें हमारे पास SRC कॉमा डेस्टिनेशन होगा. जैसे हम बात करें कि ADD, दैट इज ऐड द कंटेंट फ्रॉम सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड कीप द वैल्यू अगेन इन डेस्टिनेशन. सो आपके पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्मेट 1 में उन सभी में क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी. कौन कौन से हैं? ऐड विथ कैरी, लॉजिकल एंड, बिट क्लियर, बिट सेट, बिट टेस्ट. Compare the instructions of source and destination value, decimal addition, move command, subtract with carry, and logical XOR. So, in this instructions we use source and destination both. Now, the next is of format 2. format 2 में हमारे पास सिर्फ केवल सिंगल ऑपरेंड होगा, मीन्स यहाँ पे केवल हमें डेस्टिनेशन वैल्यू दी रहेगी बस. केवल कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है इसमें? ब्रांच, कॉल कमांड, सब रूटीन, स्वैप बी. इसमें क्या होगा कि कोई भी आपके पास अगर 16 बिट का डेटा होगा तो 8 बिट ये जो होगा जब इस फर्स्ट 8 बिट ये आपका स्वैप कर जाएगा हायर बाइट में, और जो आपके पास हायर बाइट में होगा वो चला जाएगा लोअर बाइट में, तो स्वैप कमांड. नेक्स्ट इज SXT, एक्सटेंशन ऑफ साइन, पुश कमांड, पॉप कमांड, यूज इन स्टैक. RRA क्या है आपका? रोटेट राइट. इसमें क्या है कि अगर आपके पास डेटा है तो ये क्या काम करेगा? रोटेट राइट का मूवमेंट, यानी इस तरफ आपका MSB से सेकंड वाले पे और उसके बाद वापस इस तरफ से डेटा का स्विच होना, और जो आपके पास LSB में डेटा होगा उसको हम मूव कर देंगे MSB में. नेक्स्ट है आपका RRC क्या है? रोटेट राइट विथ कैरी. मींस यहां पे एक कैरी फ्लैग आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि कैरी बिट आएगा. कैरी बिट में यानी LSB का जो डेटा होगा वो आपके पास कैरी पे जाएगा और वापस ये जो कैरी वाला डेटा है ये आपका MSB में जाएगा. केवल यही डिफरेंस है आपका RRA और RRC में. नेक्स्ट है आपका इन्वर्ट द बिट्स, यानी जो भी आपके पास डेस्टिनेशन पे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को रिवर्स करना, 1 का 0 और 0 का 1. नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट, डबल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डबल डिक्रीमेंट. यहां पे ऐड ओनली विथ कैरी, सब्ट्रैक्ट with a borrow, CLR, clear the instructions या clear the value present in destination, decimal addition with carry. this instruction RLA. then अभी तक हमने क्या किया था कि राइट पे मूवमेंट कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है? मूवमेंट लेफ्ट पे करना है. तो यानी आपका जो MSB का डेटा होगा वो आपका कहां जाएगा? LSB में. नेक्स्ट है आपका RLC में क्या होगा? विथ कैरी बिट, यानी MSB का डेटा आप कैरी पे ले जाइए और कैरी का डेटा LSB पे ले जाइए. नेक्स्ट है आपका TST, टेस्ट द बिट्स. नाउ दीज आर ऑफसेट इंस्ट्रक्शंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी सोर्स एंड डेस्टिनेशन वैल्यू. व्हाट आर दे? जंप कमांड, जंप कैरी, जंप नॉट कैरी, जंप इक्वल, जंप नॉट इक्वल, जंप ग्रेटर देन इक्वल टू, जंप लेस देन, और JN कमांड जंप ऑन नेगेटिव. नेक्स्ट है आपके पास दीज आर सपोर्ट इंस्ट्रक्शन, और यू कैन से दैट द इंप्लाइड इंस्ट्रक्शंस which are used under the PSW, that is a process status word value. कौन कौन सी? क्लियर कैरी बिट, सेट कैरी बिट.
clear 0 bit, set 0 bit, clear negative bit, set negative bit, disable interrupt, enable interrupt, NOP is no operation, and RET command return from where? When there is a call command, and RETI is return from interrupt. So these are the 51 total assembly instruction. इसके अलावा MSP 430 में कोई भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड होता क्या है? सबसे पहले इट डिफाइंस द वे इन विच ऑपरेंड आर एक्सेस्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है? कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन जिसके पास ऑपरेंड होगा वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपका कहलाता है एड्रेसिंग मोड। MSP 430 में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। कितने? 7 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड हैं। रजिस्टर, इंडेक्स, सिंबॉलिक, एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट रजिस्टर, इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट और इमीडिएट। लेट्स स्टडी इन डिटेल व्हाट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल में यहां पे मेंशन किया हुआ है MOV.W। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम .w की बात करें तो यहां पे मतलब होता है कि इट एक्वायर 16 बिट, और जब हम .b की बात करते हैं तो इट रिक्वायर ओनली 8 बिट। यानी हम MOV.w भी दे सकते हैं और MOV.b भी दे सकते हैं। MOV.w। अब बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, तो यहां पे क्या होगा कि R10 पे जो भी डेटा है उसको हमें कॉपी करना है R11 पे by the instruction move command, but how we can say that it is a register addressing mode? तो register addressing mode ये बताता है कि आपके पास जो भी ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर सेगमेंट को बिलोंग करना चाहिए, यानी जनरल पर्पस रजिस्टर। अगर आपके पास जो भी ऑपरेंड है इंस्ट्रक्शन के आगे वो जनरल पर्पस रजिस्टर है R10 और R11, या फिर आप कह सकते हैं कि R0 से लेके R15 तक, तो वो किस पे लाई करेगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या है? इट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। किस तरीके से? आप देखिएगा कि यहां पे हमने लिखा है R5, उससे पहले लिखा है 2, यहां पे क्या लिखा है 6 और उसके आगे R6। तो यहां का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए कि R5 में आपके पास वैल्यू आई 1000, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा कि 1000 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 1002। अब 1002 का डेटा कहां कॉपी हो जाएगा? 6 प्लस R6। यानी आप कह सकते हैं कि 2 प्लस R5 विल गो टू 6 प्लस R6। दिस इज व्हाट? अ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जो कि रजिस्टर से पहले हमें कोई एक इंडेक्स वैल्यू गिवन होगी। बात करते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड। अब सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड क्या है? सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड पढ़ने से पहले हम लोग एक मैक्रो वर्ड जान लेते हैं। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू सबसे टॉप पे प्रोग्राम में बता देते हैं। जैसे सपोज करिए कि EDE और TONI लिखा है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि EDE की वैल्यू 1000 है और TONI की वैल्यू 2000 है। तो यहां पे क्या होगा कि जब हमने लिखा है सिंबॉलिक मींस EDE हैज 1000 एंड TONI हैज 2000, तो move.w यानी 1000 की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाए आपके TONI में। यानी आपने क्या दिया? एक सिंबल जनरेट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज योर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड सेम एज दैट ऑफ सिंबॉलिक। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहां पे केवल वैल्यू कॉपी हो रही थी, अब हमने एक एम्परसेंट साइन लगा दिया है। एम्परसेंट साइन क्या बताएगा? एड्रेस। यानी अब 1000 एक वैल्यू नहीं है, एक एड्रेस है। उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो कॉपी होगी आपके 2000 के एड्रेस पे। तो यही काम है आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में। सिंबॉलिक में आपने डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर की सिंबल की हेल्प से, और यहां पे सिंबल की हेल्प से आपने एड्रेस को डिफाइन किया और उस एड्रेस पे जाके आप वैल्यू बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट रजिस्टर। इनडायरेक्ट रजिस्टर में क्या है कि यहां पे बिल्कुल आपका सेम है रजिस्टर। जरा गौर से देखिएगा, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि हमने यहां पे एक @ का सिंबल लगा दिया है। तो @ आपको क्या बताता है यहां पे कि अब ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू ना होके एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो आपका वैल्यू होगा उसको कॉपी करना है R11 में। जैसे कि हम लोग कहें कि सपोज करिए कि R10 में आपके पास 1000 है,
ठीक है। अब 1000 क्या होगा, 1000 एक वैल्यू है किसके लिए, R10 के लिए, बट एट द रेट क्या बता देगा कि अब ये वैल्यू नहीं है, ये एक एड्रेस है। तो 1000 के एड्रेस पे जो होगा वो किस पे कॉपी होगा, R11। तो जहां पे भी आपको एट द रेट का सिंबल हो तो समझ जाइएगा कौन सा है, इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट। सिर्फ क्या डिफरेंस है, एक प्लस साइन का, यानी आपके एड्रेस को लीजिए, उस एड्रेस में इंक्रीमेंट करिए और इंक्रीमेंट करने के बाद वो जो वैल्यू है वो आप R11 पे कॉपी कर दीजिए। किस में आएगा, इनडायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपका क्या होता है, यहां पे आप ना ही आपको रजिस्टर देना है सोर्स में, ना ही आपको कोई मैक्रो देना है, डायरेक्ट वैल्यू दे देनी है। तो ये क्या काम करेगा, हैश कमांड, यानी हैश कमांड ये बताता है ना ही ये कोई एड्रेस है, ना ही कोई ये आपके पास रजिस्टर सेगमेंट है, ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इमीडिएटली कॉपी कर दीजिए, यानी तुरंत कॉपी कर दीजिए किसमें, R4 में। तो ये कहलाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड इन MSP 430: रजिस्टर, इंडेक्स, सिंबॉलिक, एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट रजिस्टर, indirect auto increment and immediate addressing mode. Now move to the peripherals. That means the peripherals, extra peripherals which are present in MSP 430 other than that of 8051 microcontroller. First is unified clock system. Unified clock system क्या काम करता है? It helps to generate the different types of clock signal. अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर पे देखा था प्रीवियसली मॉड्यूल पे कि वहां पे आपके पास 3 क्लॉक सिग्नल थे, ऑक्सिलरी क्लॉक ACLK, MCLK इज मास्टर क्लॉक एंड SMCLK इज सब मास्टर क्लॉक। अब बात ये होती है कि ये जो तीनों क्लॉक सिग्नल हैं, ठीक है, ये कैसे जनरेट होती हैं, तो इट इज जनरेट बाय द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर प्रेजेंट इन MSP 430। अब देखिएगा, जब भी हम लोग वेरी लो ऑक्सीलेटर और LFXT1 को कंबाइन करते हैं तो आपका ACLK जनरेट होता है, दैट इज ऑक्सिलरी क्लॉक। जब भी हम XT2 को यानी योर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ऑफ सेकेंड एंड डिजिटली कंट्रोल ऑक्सीलेटर को यूज करें तो आपका क्या जनरेट होगा, सब मास्टर क्लॉक। और जब हम इन चारों ऑक्सीलेटर को कंबाइन कर दें तो आपका जनरेट होता है मास्टर क्लॉक। याद रखिएगा, मास्टर क्लॉक हमेशा यूज होगा CPU एंड रजिस्टर्स में। SMCLK यूज करेगा फेरिफेरल्स, दैट इज द यू कैन से दैट द फेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा फेरिफेरल्स प्रेजेंट इन MSP 430 विच आर RTC, USCI, SPI, I2C, UART, वॉचडॉग टाइमर, DMA। नाउ ACLK कहाँ यूज होगा, ACLK आपका यूज होता है ऑक्सिलरी क्लॉक जब आप बाहर के साथ इंटरफेस करते हैं, यानी बाहर की डिवाइस को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रोल आएगा वो होगा ऑक्सिलरी क्लॉक। सो ऑक्सिलरी क्लॉक, सब मास्टर क्लॉक एंड उसके बाद मास्टर क्लॉक। ये है आपका यूनिफाइड क्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमर। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइमर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके कुछ एडवांस फीचर हैं। इट प्रोवाइड डिले, it provide different types of waveform and it provides a counter, यानी काउंटर की मेंटेनेंस के लिए। so provide delay, provide different types of clock pulse and provide for maintaining counter। इसलिए हम लोग टाइमर की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं MSP 430 पे 2 टाइमर है, टाइमर A और टाइमर B। both are of 16 bit with having 3 compare capture and 7 compare capture registers। Now what are compare capture register? आप जब भी टाइमर की वैल्यू, यानी आप वहां पे एक वैल्यू सेट करते कंपेयर कैप्चर में जो कि टाइम उसको स्टार्ट करेगा, वहां तक वैल्यू जाएगा और वापस उसको रीसेट करेगा। तो जहां तक की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, जहां तक की वेवफॉर्म को आपको ड्रॉ करना है, तो उस वैल्यू को होल्ड करवाना और वापस कैप्चर करवाना, वो काम होता है कंपेयर कैप्चर रजिस्टर में। बोथ द टाइमर सपोर्ट मल्टीपल CC, दैट इज कंपेयर कैप्चर, पल्स विथ मॉड्यूलेशन आउटपुट एंड इंटरवल टाइमिंग। नाउ अब बात करते हैं टाइमर A और टाइमर B में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ओनली द डिफरेंस इज दैट ऑफ कंपेयर कैप्चर। तो हम बात करते हैं टाइमर A, ठीक है, विच इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द टाइमर B। टाइमर A विच इज एसिंक्रोनस 16-bit टाइमर एंड काउंटर विथ 4 ऑपरेटिंग मोड्स। 4 ऑपरेटिंग मोड कौन कौन से हो गए इसके पास, ठीक है,
वो हम बात करते हैं स्टॉप मोड, अप मोड, continuous mode and up/down mode. So these are the different 4 operating mode in timer A module. Next is selectable and configurable clock source. There are 4 different types of clock source which is used by timer A module. Next is 3 or 5 configurable compare capture resistor and configurable output with PWM कैपेबिलिटी, यानी हम क्या कर सकते हैं कि वेवफॉर्म को किस तरह से हमें ड्रॉ करना है वो कौन बताएगा, आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी बाय द हेल्प ऑफ timer. So let's study with the block diagram of timer. So here you can see the block diagram of a timer. It is very easy. The first block is nothing but a free running counter. अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 4 क्लॉक सोर्स हैं, 4 क्लॉक सोर्स दैट इज TACL के टाइमर क्लॉक, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी क्लॉक, सब मास्टर क्लॉक और INCL के बिल्कुल रिवर्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ क्लॉक पल्स होगा किसका, TACL के। डिपेंडिंग अपॉन द टाइमर सेलेक्ट, यहाँ पे हम इन चारों में से कोई भी एक क्लॉक पल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग IDX से डिवाइड करेंगे। अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद हमने 16 बिट TAR में प्रोवाइड कर दिया। यहां से काउंट मोड ने जनरेट किया बाय द हेल्प ऑफ MCX। आप बिगिन करिए, स्टार्ट करिए टाइमर को, जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट हुआ अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कंपैरेटर पे। अब बात करते हैं स्पेशल स्टोरेज रजिस्टर। अब स्पेशल स्टोरेज रजिस्टर क्या है, अगेन वो वैल्यू जहां तक आपको कंपेयर करना है तो वो वैल्यू आपने स्टोर कर दी इन द CC कंपेयर कैप्चर मॉड्यूल में। अब जैसे ही वैल्यू आपके पास, जब तक आपने टाइमर को स्टार्ट किया, जब तक ये वैल्यू जो यहां पे सेव है वो मैच नहीं हो जाती, तब तक कंपैरेटर उसको क्या करेगा, रीड करता रहेगा और इंक्रीमेंट इस वाले टाइमर को बढ़ाता रहेगा। जैसे ही कंपेयर वो वैल्यू कर लेगा कंपैरेटर, इमीडिएटली यहां से आउटपुट सिग्नल के पास चला जाएगा, दैट इज आपके पास वैल्यू आ गई आउटपुट पर, और आउटपुट से टाइमर आउटपुट एंड इंटरप्ट सिस्टम, यानी यहां पे क्या होगा, वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आउटपुट मिल गया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेट रीसेट। तो यहां पे क्या है कि टाइमर की वैल्यू जितनी देर तक के लिए होल्ड हुआ है, यानी जब तक, कितनी देर तक वो उसको लगा है कंपेयर कैप्चर की वैल्यू तक आने में, उस वैल्यू को होल्ड रखना, वो कौन करेगा, ये सेट रीसेट का काम। यानी फर्स्ट है आपका फ्री रनिंग काउंटर, आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने स्पेशल स्टोरेज रजिस्टर में क्या किया था, वैल्यू को सेव कराया जहां तक आपको कंपेयर करना है, कंपैरेटर उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद इमीडिएटली जैसे ही वैल्यू कंपेयर हो जाएगी आपको आउट सिग्नल मिल गया, और कितनी देर तक उसको कौन होल्ड किया, सेट और रीसेट सिग्नल। दिस इज व्हाट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर। आफ्टर दैट लेट्स स्टडी द कंट्रोल रजिस्टर ऑफ टाइमर। सो कंट्रोल रजिस्टर ऑफ टाइमर कितने बिट का था, 16 बिट, जिसमें से ये जो है आपके पास वैल्यू इट इज ऑफ नो यूज, यानी अनयूज। बात करते हैं हम TASCL। अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि इट इज यूज्ड टू जनरेट विच टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल या क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द माइक्रो कंट्रोलर और अ टाइमर ब्लॉक। कौन सी, TASCL दैट इज टाइमर क्लॉक, ऑक्सिलरी क्लॉक, सब मास्टर क्लॉक और इनवर्स ऑफ क्लॉक। नेक्स्ट IDX इज यूज्ड किस लिए, डिवाइडर के लिए, कि अगर आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप क्या करें, उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि पल्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है MCX दैट इज मोड सेलेक्ट। अब 4 डिफरेंट टाइप के थे आपके पास। स्टॉप मोड, तो स्टॉप मोड में क्या है कि टाइमर आपके पास कॉन्स्टेंटली रन करेगा। बात करते हैं अप मोड क्या है, अप मोड यानी TACCR दैट इज कंपेयर कैप्चर पे आप एक वैल्यू को होल्ड रखते हैं और ये वैल्यू वहां तक जाएगा, फिर रीसेट होगा, फिर जाएगा, फिर रीसेट होगा, और ये जो पीक पॉइंट होगा ये होगा TACCR दैट इज टाइमर कंपेयर कैप्चर मॉड्यूल में। बात करते हैं अप मोड। अप मोड क्या है आपके पास, सेम TACCR तक वैल्यू स्टार्ट करना और वापस उसको कहां तक देना, रीसेट कर देना। नेक्स्ट है और कंटिन्यूअस मोड। कंटिन्यूअस मोड में क्या है कि वैल्यू आपको TACCR 0 में देने की जरूरत नहीं है। आपके पास वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, एंटायरली जो इसकी मैक्सिमम रेंज है, यानी मैक्सिमम रेंज तक जाना, फिर ये चीज, तो ये किस में होगा, कंटिन्यूअस मोड में। नाउ अप डाउन मोड, अप डाउन मोड में जो आपका वेवफॉर्म होगा वो इस तरह बनेगा,
यानी यहां तक भी आपको कंपैरेटर तक देखना है और यहां तक भी आपको कंपैरेटर के थ्रू देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिट 3 विच इज ऑफ अनयूज्ड TACLR, that is timer clear. Whenever there is a distortion in the waveform, आप सारी वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं किससे? बाय द हेल्प ऑफ TACLR. सेकेंड लास्ट इज टाइमर इंटरप्ट इनेबल। इसमें क्या होगा, आपने इंटरप्ट डिसेबल करना है या इंटरप्ट को इनेबल करना है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ टाइमर। किसका काम होगा? टाइमर AIE, दैट इज टाइमर इंटरप्ट इनेबल। लास्ट इज योर टाइमर इंटरप्ट फ्लैग। ये क्या काम करेगा कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ टाइमर अगर आपके पास कोई इंटरप्ट पेंडिंग है या फिर कोई इंटरप्ट पेंडिंग नहीं है तो उसको बताने का काम करेगा आपका TAIFG, दैट इज टाइमर इंटरप्ट फ्लैग। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ वॉचडॉग टाइमर। वॉचडॉग टाइमर को पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉचडॉग टाइमर रिस्पॉन्स कैसे करता है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम मोबाइल फ़ोन चलाएं या लैपटॉप चलाएं और कई सारे एप्लीकेशंस उसमें रन कर दें तो इमीडिएटली एक पॉपअप विंडो रेज होके आता है, वो कहता है कि दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन नीड्स टू बी क्लोज, सो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ वॉचडॉग टाइमर। तो वॉचडॉग टाइमर में क्या है आपके पास कि व्हेनेवर योर प्रोसेसर स्टक्स इन एन इनफाइनाइट लूप या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एलाइज हो जाए तो उस समय वॉचडॉग टाइमर ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा? रीसेट कर देगा पूरे प्रोसेसर को, और आपका मोबाइल फोन या जो भी आपका लैपटॉप है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रीस्टार्ट मोड ऑन हो जाता है। यही काम है आपके पास वॉचडॉग टाइमर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वॉचडॉग मॉड्यूल इज टू परफॉर्म अ कंट्रोल सिस्टम रीस्टार्ट आफ्टर अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अकर, एंड इफ द सेलेक्टेड टाइम इंटरवल एक्सपायर, अगर उस ड्यूरेशन तक वो ऑन नहीं होता है तो क्या होगा? सिस्टम रीसेट इज जनरेटेड। अब यहां पे भी हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन होने में, अगर वो नहीं होता है उस ड्यूरेशन तक तब आपका क्या होता है? इमीडिएटली पूरा प्रोसेसर रीस्टार्ट हो जाता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वॉचडॉग टाइमर? बात करते हैं सबसे पहला फीचर्स आपके पास, इट इज अ 4 सॉफ्टवेयर सेलेक्टेबल टाइम इंटरवल। यानी यहां पे क्या है, आप यहां पे एक अलार्मिंग सिस्टम को जनरेट कर देते हैं। अलार्मिंग सिस्टम यानी आप कह सकते हैं कि आपका आपने दिया सपोज करिए कि 5 सेकेंड पे वो रन होना है, 10 सेकेंड पे रन होना है, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड, यानी विद इन दैट ऑफ द अलार्म 20 सेकेंड के बाद में भी अगर वो आपका एप्लीकेशन रन नहीं होता है तो वो पूरा कंप्लीटली रीस्टार्ट होगा। और सॉफ्टवेयर सेलेक्टेबल टाइम इंटरवल वर्क अंडर द प्रोसेस ऑफ इंटरवल मोड। नेक्स्ट है आपका वॉचडॉग मोड जिसमें आपका पूरा सॉफ्टवेयर और पूरा प्रोसेसर कंप्लीटली रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ RST और NMI पिन, दैट इज अ रीसेट और NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट। सेलेक्टेबल क्लॉक सोर्स, दो हैं आपके पास, ऑक्सिलरी क्लॉक और सब मास्टर क्लॉक, दोनों में से कोई भी एक क्लॉक आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। कैन बी स्टॉप टू कंजर्व पावर, अगर आप चाहते हैं कि ये पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वॉचडॉग टाइमर आप ऑफ भी कर सकते हैं। क्लॉक फेल सेफ फीचर, अब क्लॉक फेल सेफ फीचर क्या है इसमें कि अगर आपका सब मास्टर क्लॉक या कोई भी क्लॉक सिग्नल किसी बिजी स्टेट में हो तो ऑटोमेटिकली मास्टर क्लॉक केम इनटू एग्जिस्टेंस टू वर्क विद द वॉचडॉग टाइमर। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एक्सेस टू वॉचडॉग टाइमर विच इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आपका जो वॉचडॉग टाइमर है इसकी प्रोग्रामिंग एक मैन्युफैक्चरर ने की हुई है। अगर ड्यूरिंग दैट उस ड्यूरेशन पे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप में जो भी रजिस्टर इसमें इंस्टॉल्ड है, जो भी वैल्यू इसमें इंस्टॉल्ड है, आप उसको फेच करना चाहते हैं तो इसलिए इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिया हुआ है। अगर आप 069 देंगे तो आप उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं और 05A देंगे तो इसकी वैल्यू को आप राइट कर सकते हैं। बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉचडॉग। अब यहां पे देखिएगा सबसे जो ये वाला ब्लॉक है दिस इज योर सॉफ्टवेयर सेलेक्टेबल टाइम इंटरवल। यहां पे क्या किया? सिमिलरली दैट अलार्मिंग सिस्टम, अगर इस ड्यूरेशन तक आपने जो भी सपोज करिए 20 सेकेंड तक का टाइम दिया है, अगर वो एक्ट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाएगा? PUC, दैट इज पावर अप क्लियर। और पावर अप क्लियर आपको क्या करता है? इसको कंप्लीटली रीसेट कर देगा। किसको? जो भी आप टास्क या जो भी प्रोसेसर उस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट है आपके पास MCLK, दैट इज मास्टर क्लॉक, यू हैव टू होल्ड दिस। SMCLK एंड ACLK, SMCLK और ACLK दो क्लॉक सिग्नल हैं जो कि आपका यूज होगा किसमें, वॉचडॉग टाइमर में। अब बात करते कि अगर SMCLK यानी सब मास्टर क्लॉक किसी बिजी स्टेट में है तो मास्टर क्लॉक प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड करेगा फेल सेफ लॉजिक, ताकि आपको क्लॉक सिग्नल हमेशा मिलती रहे। नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास द 16-bit रजिस्टर ऑफ वॉचडॉग टाइमर। दिस वन इज योर फॉर पासवर्ड प्रोटेक्टेड and this is for what, the control register. Let us study the control register of watchdog timer. So watchdog timer, it is of 16-bit. The higher byte is used for password protected, that is 69 for read and 5A for write. Next is WDT, PW is your password protected, WDT hold. अब ये क्या है, watchdog timer hold. अगर आप चाहते हैं कि watchdog timer को stop कर दें तो आप क्या करेंगे, 1 देंगे, अदरवाइज 0 देंगे। नेक्स्ट है आपके पास NMIS, वॉचडॉग टाइमर नॉन मास्केबल इंटरप्ट एज सेलेक्ट। आप चाहते हैं कि जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है वो किस एज पे आए, राइजिंग एज पे या फॉलिंग एज पे। नेक्स्ट है आपका वॉचडॉग टाइमर ऑन अ NMI, आप उसको रीसेट पे वर्क कराना चाहते हैं या NMI पे वर्क कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है WDT MACL, वॉचडॉग टाइमर मोड सेलेक्ट, कौन से मोड पे वर्क कराएंगे, वॉचडॉग मोड या फिर इंटरवल मोड। अब जो आपका WDT CNTL है ये टोटली आइडेंटिकल होगा आपका इसके बिलोंगिंग पे। किस तरीके से देखिएगा, अगर आपने यहाँ पे वॉचडॉग मोड दिया है तो कंप्लीटली 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और अगर इंटरवल मोड तो नो एक्शन। नेक्स्ट है WDT SACL, दैट इज वॉचडॉग टाइमर क्लॉक सोर्स सेलेक्ट, आप कौन सा क्लॉक यूज करना चाहते हैं। और आपका है WDT IS, दैट इज वॉचडॉग टाइमर इंटरवल सेलेक्ट। अब इसमें क्या है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि वॉचडॉग का टाइमर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसकी पल्स ड्यूरेशन को थोड़ा कम करेंगे। तो आप डायरेक्टली जब भी आपने 0 दिया तो पूरे वॉचडॉग का जो क्लॉक सोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय सब मास्टर क्लॉक, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा 32,780 से। अगर आपने 0-1 दिया तो आपका वॉचडॉग की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड करेंगे 8192। क्यों, क्योंकि आपके जो पल्स ड्यूरेशन है, अगर आपने ये किया तो उसका वॉचडॉग टाइमर का क्लॉक पल्स कुछ इस तरीके से होगा। अगर 0-1 का तो उसका ड्यूरेशन कुछ शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप लास्ट 64 देंगे तो वेरी स्मॉल। दिस इज व्हाट द कंट्रोल रजिस्टर ऑफ वॉचडॉग टाइमर। सो दैट्स इनफ फॉर द टुडेज मॉड्यूल। सो lastly I would say thank you, and being in the last module we would study the DMA, direct memory access, and USCI part, that is universal serial communication interface. That's enough.